हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी हिंदी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हमारा ये जो रीजनिंग का लेक्चर चल रहा है उसका में हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहने का मतलब इससे हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, आपने सुना भी होगा वेन डायग्राम। तो उसी के संदर्भ में आज का लेक्चर है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई इसमें जो जो चीज़ें हैं यानी रीजनिंग का सेक्शन जो चल रहा है इसमें कई सारे मल्टीपल टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। तो वो टॉपिक जो लगता है आपको कि वास्तव में उनको जो है थोड़ा सा गहराई से डील करने की आवश्यकता है रीजनिंग में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किन टॉपिक पे थोड़ा विशेष ध्यान देना, ताकि मैं उस पर जो है थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकूँ। क्लियर दोस्तों, क्योंकि समय को देखते हुए मैं अपने हिसाब से तो कर रहा हूँ, बट जो चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगे उसको आप ज़रूर बताइए कि जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से उस पर समय दे के उसको कवर करने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ ही दोस्तों जैसे मुझे आप लोगों से कुछ फीडबैक प्राप्त हो रहा था कि जैसे आप में से कुछ लोगों को जैसे मैथ्स कवर हो गया है ना, तो मैथ्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ कुछ दोस्तों को कुछ और भी विशेष थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, और कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर आप टेस्ट वगैरह कब लेंगे या फिर क्विज वगैरह का जो भी था, है ना। तो उसी संदर्भ में हम अब आने वाले कुछ दिनों में जैसे हमारा ये रीजनिंग वगैरह जो चल रहा है सेक्शन ये कंप्लीट हो जाए, तो या फिर इसके बीच में ही हम आने वाले समय में ये क्विज शुरू करेंगे। ठीक है, सी सैट की क्विज शुरू करेंगे। तो उससे होगा क्या कि आपको जो क्वेश्चन के वेरिएशन है और साथ के साथ जो डिमांड है वो आपको पता चलती रहेगी, और डे बाय डे पर डे का क्विज होता रहेगा। तो उसमें हम देख लेंगे कि भाई 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी होंगे सी सेट के, क्लियर है, तो उनको मेंशन करके उसके बाद उसको जो है नेक्स्ट डे पे उसका डिस्कशन किया जाएगा, ताकि जिनको आ रहा है उनको भी बेनिफिट मिले और जिनको नहीं आ रहा है उनको भी बेनिफिट मिले, और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो साथ के साथ उस प्रश्न के माध्यम से क्लियर हो जाए। क्लियर दोस्तों, तो आई होप ये जो क्विज वाला सेक्शन है, ये जो क्विज वाला आइडिया है, ये मुझे लगता है आपके सारे तरह के जो मेजर डाउट्स हैं, है ना, जो आपको फियर है, थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही है यानी कि मैथ्स वगैरह में, तो वो मुझे लगता है कि आपका क्विज के माध्यम से वो कवर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो अब उसके बाद जो है आपके रीजनिंग के जो सेक्शन चल रहे हैं, तो इसके लिए आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वास्तव में आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उसको मैं थोड़ा सा गहराई से कवर करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट लेक्चर में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो अब समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या है। फिर हमसे पूछा है कि 50 एंड 22 का जो समय वो क्या होगा। तो अब जैसे देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा है, 30 और 40 इनको जोड़ दिया साइन लगा के, और ये 15-20 आ गया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा अगर मान लीजिए, है ना, तो अगला देखते हैं, अगले में समझ में आता है क्या। तो ये क्या किया, 36 और 28 किया, तो यहाँ पे जोड़ दिया तो 18-14 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे 40 और 20 किया तो देखिए 2010 आ गया। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आप इसको 1520 पढ़ेंगे या फिर 1520 और 1814 2010 पढ़ेंगे, तो इसमें जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप कुछ चीज़ें क्लिक कम करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 1520 है तो इसको अगर आप 15-20 पढ़ेंगे, ठीक है, 18-14 20-10, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर क्लिक करके, जैसे 30 है तो 30 का आधा हो गया 15, ठीक, और 40 है, 40 का आधा कितना हो गया 20, और यही चीज़ देखिए सब में हो रहा है। ये 36 है तो इसका आधा हो गया 18, ठीक, और 28 का आधा कितना हो गया 14। तो ऐसे आधा आधा करके उनको लिख दिया बगल बगल। ठीक है, तो अब उसी क्रम में अगर इसको देखिए 50 और 22 का, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा 25, 22 का आधा क्या हो जाएगा 11, तो देखिए 25-11 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सी ऑप्शन। तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में थे, क्योंकि ये जो है पर्टिकुलरली इसमें जोड़ घटाना बस लिखा हुआ है, बट इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के जो पैटर्न है वो पहचानना था। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगला बात करते हैं कि जैसे लिखा कि यदि कमाल को 21413 से लिखा जाए तो महल को क्या लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ आप ये देखिए कि यहाँ पे और कुछ तो लिखा ही नहीं है। अब महल में क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एच आ रहा है, एम आ रहा है और एल आ रहा है। तो एम को कैसे डिनोट करेंगे, एम मानिए बीच वाले लेटर मानिए 4, तो महल एम तो 4 हो गया। ठीक, ए क्या हो गया, ए हो गया 1, देख रहे हैं आप, जैसे ये देखिए 1 है ना, 1 1, तो ए हो गया 1।
एच हमको नहीं पता, तो एच को मान लीजिए एच ही कर दिया हमने, ठीक है। अब कुछ होगा, ठीक है, अपने मन से नहीं रखेंगे हम, क्योंकि अपने को दिया भी नहीं तो अपने को अब ज़्यादा अपने से दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है। फिर ए लिखा तो फिर A1 हो गया, और एल क्या है, एल देखिए ये रहा एल, एल माने 3, तो ये 3 माने क्या हो गया 41H13। अब देखिए 41H13 है क्या, 41H13, देखिए यही है, यही वाला मैच कर रहा है, बाकी देखिए कोई भी मैच नहीं करेंगे, ठीक है। यानी एच की जगह पे यहाँ पे 8 है, तो अगर 8 रख दिया, ठीक है, ये देखिए 8 रख दिया तो 41813 मिल गया, 41813। अब 41831 नहीं, ये नहीं होगा, कुछ दोस्त शायद ये भी गलती से कुछ हमको लगता है मिस इंटरप्रेट कर लिए होंगे, बट ये इसका सही आंसर ये है 41813। क्लियर है दोस्तों। तो अब आइए शुरू करते हैं आज का जो थोड़ा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम आपने सुना भी होगा, मैंने आप ऑलरेडी जब PYQ डिस्कस कर रहा था मैं 2021 का अपने शुरू के लेक्चरों में, तो उसमें मैंने वेन डायग्राम के माध्यम से कुछ क्वेश्चन बताने का आपको प्रयास किया था। तो जैसे वेन डायग्राम बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं, तो जैसे मान लीजिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर समूह है, ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा कोई समूह है वो कोई पर्टिकुलर दूसरा काम कर रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि उनमें कुछ आपस में इंटरडिपेंडेंसी मतलब कोई रिलेशन है क्या, है ना। अगर मान ये दो समूह ऐसे ऐसे हैं तब तो इनका कोई लेना ही देना नहीं एक दूसरे से, ठीक, कोई लेना देना नहीं। और अगर मान लीजिए ये इस तरीके से है तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर जो बीच वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, ये कुछ कॉमन है, इनके अपने अलग फंक्शन होंगे, इनके अलग फंक्शन होंगे, और जो बीच वाले हैं इनके कंबाइंड फंक्शन होंगे, है ना। और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आइए, हमने PYQ इसमें उठा रखा है ऑलरेडी, UPSC देखिए 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि कोई सम्मेलन है, ठीक है, उसमें 100 प्रतिभागी हैं, ठीक है। अब 100 प्रतिभागी, उसमें 70 भारतीय हैं। क्लियर है दोस्तों, 100 प्रतिभागी में 70 भारतीय हैं। यदि कुल प्रतिभागियों में 60 शाकाहारी हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखिए आप कि भाई 100 थे, 100 में 70 कौन है, इंडियन, ठीक, और 30 कौन है, आउटसाइड वाले, ठीक, आउट। और उसके बाद इन्हीं 100 में अगर बात करें तो 60 कौन है, 60 है वेज वाले, और 40 कौन है, 40 हैं नॉन वेज वाले, ठीक है, नॉन वेज, ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। अब बोला क्या है कि आपको कथन दिए हुए हैं 1 और 2, अब देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही क्लियर कट आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब आपको पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि कम से कम 30 भारतीय जो है शाकाहारी हैं। अब देखिए पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि भाई शाकाहारी कितने लोग हैं, शाकाहारी हैं 60 लोग। तो अब बोल रहे हैं कम से कम कितने भारतीय, यानी ये जो वेज वाले हैं, अगर इस वेज में भाई आउटसाइडर कितने हैं 30, हम कहते हैं अगर 30 के 30 वेजिटेरियन हो जाए, है ना, तो बचे हुए जो 30 हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे इंडियन वेज, ठीक है। कहने को समझ गए आप, ये तब है जब पूरे के पूरे आउटसाइडर वेजिटेरियन हो। इसमें से कोई भी एक आउटसाइडर वेजिटेरियन ना हो कि नॉन वेजिटेरियन होगा तो इंडियन जो है बढ़ जाएंगे, 30 से बढ़ के 31, 32, 33 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब मिनिमम 30 इंडियन ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। क्लियर है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं, यानी नॉनवेज वाले हैं। तो नॉनवेज वाले कितने लोग थे, 40 लोग थे। अब कम से कम नॉनवेज वाले का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कलम चेंज कर दूं तो नॉनवेज हमारे कितने थे, 40। अब मैं कहता हूँ कि 40 में जो है, अब 30 तो आउटसाइडर हैं, अगर ये 30 के 30 जो है नॉन वेजिटेरियन हो जाए, ठीक है, तो बचे हुए जो 10 लोग होंगे क्या होंगे, वो इंडियन होंगे, ठीक है। मतलब कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो इंडियन होंगे और नॉन वेजिटेरियन होंगे, ठीक है। क्यों, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमने ये मान लिया कि भाई जितने बाहर वाले हैं नॉन इंडियन वो सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन हैं। अब इसमें से कोई भी एक नॉन वेजिटेरियन कम होता है तो इंडियन नॉन वेजिटेरियन बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, ऑप्शन 1 मतलब ये सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑप्शन शायद नहीं दिया या फिर कट गया होगा। तो इसमें देखिए लिखा क्या है कि किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए, ठीक है, और एक होटल में रुके। चलिए अच्छी बात है। पहले दिन 80% की खरीदारी के लिए गए, ठीक है, जो होटल में रुके थे तो उसमें से पहले दिन 80% लोग खरीदारी के लिए गए और 50% लोग पर्यटन के लिए गए, जबकि 10% लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं किए, वो विश्राम कर रहे थे होटल में, ठीक है। तो अब देखिए इसको सिंपल सा करने का तरीका है कि आप क्लियर कट मान लीजिए कि भाई 100 लोग थे होटल में, ठीक। 100 में क्या हुआ, 10 लोग तो कहीं गए ही नहीं,
बचे कितने, 90, ठीक है 90। अब 90 में क्या है भाई, ये अब 90 में क्या है कि भाई जो 100 लोग गए थे उसमें 80% लोग तो खरीदारी के लिए गए और 50% लोग जो है घूमने घामने गए, ठीक है। यानी 100 में 80 लोग तो गए घूमने, ठीक है, घूमने, ठीक है। तो और घूमने को जी से दिखा दिया, चलिए जी फॉर घूमना ठीक है। और ये क्या नाम, 50% लोग कौन है, यानी 50 लोग कहाँ गए, पर्यटन में, यानी टूर पे चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, माफ़ कीजिएगा 80% लोग खरीदारी करने गए, ठीक है। तो बाई से दिखा देता हूँ, बाई खरीदारी परचेज और चेस करने गए होंगे, ठीक है। और 50% लोग यानी 100 में से 50 लोग जो है ये गए होंगे ये टूर पे, है ना, पर्यटन पे। तो अब आपसे क्या बोला ऑप्शन में, आपसे ऑप्शन में ये बोल दिया कि भाई 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए, ठीक है। 40% सदस्य पर्यटन के साथ साथ खरीदारी पे भी गए। तो अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या बोल रहे हैं। तो देखिए 10 लोग तो हमारे कहीं कुछ नहीं गए, ठीक है। अब 90 लोग निकले हैं, ठीक है। अब 90 में 80 लोग तो गए हैं जो क्या नाम से ये खरीदारी करने, ठीक है। और इन्हीं 90 लोगों में 50 लोग ऐसे हैं जो गए हैं टूर पे। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल जो ये 50 लोग गए हैं टूर पे, है ना, तो 50 में अब जैसे ये 80 तो ये हो गए और 10 बच गए इसमें, फॉर है ना, 10 ऐसे हैं जो खरीदारी नहीं किए, जो बाई नहीं किए, क्लियर है। तो मैं वर्स्ट केस मान लूँ कि ये 10 लोग इसमें थे, मतलब ये 10 लोग ऐसे हैं जो खरीदारी तो नहीं किए लेकिन टूर पे गए थे, फिर भी देखिए 40 लोग बच गए ना जो टूर पे गए हैं। तो इसका मतलब ये 40 लोग ऐसे हैं कम से कम जो टूर पे भी गए और ख़रीदारी भी किया। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही हो गया कि 40% जो है वो खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए। अब क्या बोल रहा है कि 20%, अगला बोल रहा है 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए। तो क्या ऐसा है क्या, देखिए बिल्कुल नहीं, गए तो 80 लोग थे, ठीक है। और टोटल तो आप समझ गए ना क्या बोल रहे हैं कि 100 में टोटल 90 लोग तो बाहर निकले, ठीक है। 90 में जो है 80 लोग गए थे खरीदारी करने के लिए, है ना, बाई करने के लिए, और इन्हीं 90 में 50 लोग गए थे टूर पे। तो अब आप एक चीज़ ये देखिए कि क्या केवल 20% लोग ही खरीदारी के लिए गए हैं क्या, नहीं, गलत हो गया। इसका मतलब इसका केवल ऑप्शन 1 सही होगा। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं बहुत बेसिक से, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आकृति है उस पर विचार कीजिए। तो ए जो है उस संख्या जो तीनों आकृतियों में है, ठीक है, में से उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है घटाने पे प्राप्त संख्या होगी। यानी इन शॉर्ट क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो तीनों में है। तीनों माने आपका एक ये रेक्टेंगल हो गया, मतलब है ना, ये जो आपका चतुर्भुज दिख रहा है, ये वृत्त दिख रहा है और ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो मतलब जो तीनों में है, ठीक है, और माइनस जो दोनों केवल ट्रायंगल में है, ठीक, ये त्रिभुज में, देखिए उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है, ओनली, ऐसा नहीं कि त्रिभुज में है और बाकी में भी, केवल त्रिभुज में, बाकी किसी में नहीं, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि कितने ऐसे हैं जो तीनों में हैं। तो कौन कौन से ऐसे जो तीनों में हैं। अब आप एक चीज़ ये समझिए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप देखिएगा ये तो आपका हो गया क्या नाम से रेक्टेंगल, ठीक, इस कलर से दिखा दिया मैंने। अगला हो गया, मान लीजिए मैं ट्रायंगल दिखा दूँ, तो ट्रायंगल दिखाने के लिए मान लीजिए ये है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक, ये ट्रायंगल हो गया। अब अगर सर्किल की बात करें, ठीक, अगर सर्किल की बात करें, ये सर्किल हो गया आपका। तो अब एक चीज़ आप ये देखिए कि भाई कौन सा ऐसा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है। भाई आप देख पा रहे होंगे कि मैं अगर सेड करूँ इसको, तो जो ये वाला पोर्शन है, देखिए ये तीनों में है ना, यानी कि 4, यानी कि ये जो आपका 4 है, 4 तीनों में है, मतलब तीनों पोर्शन में, माइनस केवल ट्रायंगल की बात करें तो कौन कौन से हो गए। अगर केवल ट्रायंगल की बात करें तो देखिए केवल ट्रायंगल में कौन कौन से हो गए। केवल ट्रायंगल में आपके हो गए एक ये वाला चीज़ है केवल ट्रायंगल में, और एक ये 3 है केवल ट्रायंगल में, ठीक है। बाकी कोई भी ट्रायंगल में ऐसा नहीं है जो अकेले ट्रायंगल में हो। तो यानी 5 3 8 8 हो गए ट्रायंगल में, तो टोटल क्या हो गया -4, ठीक है। यानी अगर आप कुल मिलाने वाले में से केवल ट्रायंगल वाला घटाओगे तो आपको -4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बोला इसमें हमसे पहली चीज़ तो ये बोला कि जो है तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में जो कॉमन है वो तो हमने देख लिया कि ये है तीनों में कॉमन, ठीक है। ट्रायंगल में भी है, सर्किल में भी है और रेक्टेंगल में भी है ना, चतुर्भुज वृत्त और सब में है। अब उसके बाद बोला जो केवल ट्रायंगल में हो, तो इसको लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल के बीच में भी है। इसको लेंगे क्या, नहीं। अब ले दे के बचा क्या, ये 5 बचा
और ये 3 बचा, ये है जो ट्रायंगल में है, ठीक है। तो वही हो गया टोटल मिला के 8। तो 4 में से 8 घटा दिए और आ गया आंसर -4। क्लियर है। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि कुछ नहीं बोल रहा, बस ये बोल रहा है कि लाभ, लाभांश और बोनस को दर्शाया गया तो सबसे अच्छा संबंध कौन बताएगा। अब एक चीज़ आप ये समझिए दोस्तों कि लाभ, लाभांश और बोनस, तो जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्लियर है। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, लाभ होता है, तो जब लाभ होता है तभी तो वो किसी को बोनस देगी। अगर मान लीजिए कोई कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में उसको घाटा हो गया है ना, तो वो किसी को बोनस थोड़ी देगी, जो बोनस मिलता है दिवाली बोनस और ये वो बोनस फलाना है ना। लेकिन जब कंपनी को फायदा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, बोनस किसका पार्ट है, लाभ का पार्ट है। और लाभांश क्या है, लाभांश आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि किसी लाभ का अंश, तो वो भी लाभ का पार्ट है। क्लियर है। तो इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई लाभ है, ठीक है, तो इसी के अंदर लाभांश भी होगा और इसी के अंदर बोनस भी होगा, ठीक है। अब देखना ये है कि ये जो लाभ है इसके अंदर जो लाभांश है और बोनस है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है क्या, तो बिल्कुल नहीं। जरूरी थोड़ी है कि भाई जो लाभांश हो वही आपका बोनस हो। तो इसका मतलब सही ऑप्शन हो गया आपका सी, यानी है तो दोनों के दोनों पार्ट लाभ के, लेकिन लाभांश और बोनस में कोई अंतर नहीं है ना। क्लियर दोस्तों। भाई लाभांश तो हो गया आपको कितना प्रॉफिट हो उसका हिस्सा, और जो बोनस होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसके पोस्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं तो वैसे उसको इंसेंटिव देती है ना, जैसे मोटिवेशन टाइप का। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों ये सारे के सारे PYQ हैं। देखिए ये UPPCS का PYQ था, इससे पहले जो थे UPSC का, ये भी UPSC का है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही हैं क्वेश्चंस, कहने का मतलब। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोई निम्न आरेखों में से कौन सा ऐसा आरेख है जो अच्छे संबंध प्रदर्शित, किसमें, यात्री, रेलगाड़ी, बस, ठीक है। अब ये है, तो अब एक चीज़ आप ये देखिए दोस्तों कि भाई रेलगाड़ी हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैं ये रेड कलर से दिखा दिया रेलगाड़ी, ठीक है, और ब्लैक कलर से दिखा दिया पैसेंजर, ठीक है, और ब्लू कलर से दिखा दिया बस, ठीक है। ये हो गया बस, ये हो गया पैसेंजर, ये हो गया रेलगाड़ी। अब एक चीज़ आप ये समझिए दोस्तों कि जो पैसेंजर है ना, ये जो पैसेंजर है वो तो इसमें भी चढ़ेगा, इसमें भी चढ़ेगा, क्लियर है। यानी उसको जो है दोनों पे डिपेंडेंसी है उसकी। लेकिन क्या रेलगाड़ी और ये क्या नाम से बस का आपस में कुछ इंटर डिपेंडेंसी है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। रेलगाड़ी अपना चलती है, बस अपना चलती है। तो कहने का मतलब आप जब इन दोनों इनको आपस में कंपेयर करेंगे, क्लियर दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ले दे के देखिए ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। कहने का मतलब अगर आप इसको जो है, ये जो बीच वाला है, इसको अगर आप पैसेंजर मान लिए हैं तो देखिए इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा पोर्शन इसका इसमें भी है ना, और थोड़ा सा पोर्शन इसमें भी है। तो एक हो गया आपका रेलगाड़ी, एक हो गया आपका बस, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया थोड़ा सा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, है ना। कुछ लोग हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि बड़े वाले को पैसेंजर मान ले, उसके अंदर रेलगाड़ी और वो मान लें बस, बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि रेलगाड़ी और बस को आप पैसेंजर के अंदर रख दोगे, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे दोस्तों एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आपको मैं एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी MPPCS का है। अब इसमें क्या है कि अध्यापक है, महिला है और माँ है, ठीक है। अब इनके बीच आपको देखना है, समझना है कि भाई क्या रिलेशन स्थापित हो सकता है, ABCD, है ना। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे दोस्तों, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो आपको लगता क्या है कि कौन ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूटेबल करेगा, है ना। आपको सारे केस कंसीडर करने हैं दोस्तों, सारे केस। तो इसको आप कंसीडर कीजिए, देखिए, है ना, अपने तरफ से इसको कुछ इंटरप्रेट करके इसके कंक्लूजन पे पहुंचिए और सही आंसर को कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए। क्लियर दोस्तों। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको बोलूँगा यही चीज़ कि आपके जो डाउट्स हैं, है ना, जो आपको लगता है, जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं उसको देख सकूं और उसको प्रायोरिटी दे सकूं कि वास्तव में कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, ऑन डिमांड। तो उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम एक्चुअली इसलिए भी कर रहे हैं ताकि कोशिश मेरी ये रहे कि जो रीजनिंग का सेक्शन है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, है ना, रीजनिंग कंप्रहेंशन। उसके बाद हम ताकि जो MCQ वाला मैंने आपको बताया उस पर हम ज़्यादा टाइम दे सकें, ठीक है। क्योंकि MCQ से क्या होगा, MCQ से आपका प्रैक्टिस होगा,
ठीक है। और प्रैक्टिस होगा तो अपने आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। क्योंकि मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो बोल रहे थे कि जैसे मैथ सेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है या फिर रिवीजन में दिक्कत आ रहा है ना, और कुछ को जैसे कुछ कम्युनिकेशन वाले कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो अगर टाइम परमिट करता है या फिर कुछ ऐसा तो उसको भी देखते हैं, विचार करेंगे, जैसा भी रहेगा आपको बताया जाएगा। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप अपने ज़रूर बताएं कि कौन से रीजनिंग के टॉपिक हैं जिनको प्रायोरिटी देके उसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा जल्दी से। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं से मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।